नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है संडे और आज हम पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी कि पटवारी और लेखपाल की भर्ती आ चुकी हैं, वैकेंसी आ चुकी हैं, काफ़ी पद आए हैं। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आप पेपर का वेट मत करा करिए कि कब एग्ज़ाम होगा, अपनी तैयारी पूरी रखा करिए जब एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी आने वाली है जुलाई में, और चुनावी साल है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी पोस्टें आपकी आएंगी, तो आप बिल्कुल तैयारी उसकी कंटिन्यू रखिए। तो आज शुरू कर रहे हैं हम संविधान भाग 1, जो मैंने पिछली क्लास में रह गया था हमारा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बता चुका था कि जो हमारी अखंड भारत है उसको कैसे तोड़ा गया, और जब भारत आज़ाद हो गया तो कैसे देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ टोटल 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब जहाँ राजा का शासन था, ठीक है। जैसे आपकी टिहरी रियासत भी थी जहाँ परमार वंश का शासन था, उसको हम आगे उत्तराखंड में कंटिन्यू करेंगे। तो इन 552 देसी रियासतों को भारत में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो आपके वीपी मेनन, सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 549 देसी रियासतें तो ईजिली भारत में मिल गई, पर 3 देसी रियासतें थी जो भारत में मिलने से, शामिल होने से मना कर रही थी। वो 3 देसी रियासतें आपने याद रखनी थी। वो थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन 3 ही देसी रियासतों ने भारत में मिलाने से इनकार कर दिया। तो ये 3 देसी रियासतें थी। जो हैदराबाद, इसका जो नवाब था उसने कहा कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ठीक हो गया। जो जूनागढ़ था, इसका जो राजा था, यहाँ 80% जो पब्लिक थी वो हिंदू थी, पर राजा मुसलमान था। ये जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। इन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बची आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। इन राजा हरि सिंह ने कहा कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम भारत में मिलेंगे, हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो देखो कैसे कैसे इन देसी रियासतों को भारत में मिलाया जाता है, इन तीनों को। तो हैदराबाद को जो मिलाया जाता है वो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया जाता है। ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को हम पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल करते हैं। तो हैदराबाद में हमने पुलिस भेजी, ठीक है, और पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला दिया, ठीक है। तो हैदराबाद हमारा इजीली भारत में मिल गया, किसके द्वारा, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्यवाही के द्वारा। जूनागढ़ को जो हमने मिलाया, क्योंकि मैंने बताया जूनागढ़ में जो 80% पब्लिक थी वो हिंदू थी। ऑब्वियसली बात है, हिंदू चाहेंगे हम भारत में रहें, पर राजा जो चाह रहा था हम पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, यहाँ पे हमने जनमत संग्रह करवाया। रेफरेंडम जिसे बोलते हैं, जनमत संग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम। इसके लिए हमने क्या किया, लोगों से उनकी राय ली कि कौन भारत में रहना चाहता है, कौन भारत में नहीं रहना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 80% जनता जब हिंदू है तो ये सब कैसे रहेंगे, भारत में ही रहेंगे। तो इस प्रकार जूनागढ़ को भी हमने क्या कर दिया, जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा हमने भारत में मिला लिया, ठीक है। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के तहत मिला दिया। जूनागढ़ को कैसे मिलाया, इनको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला दिया गया, ठीक हो गया। अब बचा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो फैसला था वो ये था कि ना तो हम भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वायत्त रहेंगे, ठीक है। राजा हरि सिंह यहाँ पे थे जो हिंदू राजा थे, तो इन्होंने मना कर दिया, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में, स्वतंत्र रहेंगे। इसी टाइम क्या होता है, देखो इसी टाइम क्या होता है, पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देता है। देखो ये पाकिस्तान, देखो जिसके पास सर तक निकले तरपाल भी नहीं थी, एक तिरपाल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से गांधी जी ने रिक्वेस्ट करके नेहरू जी से बोला कि इन्हें कुछ खाने के पैसे तो दे दो, और इन्होंने अगर अगस्त में आज़ाद हुए, 14 अगस्त को आज़ाद हुए, और अक्टूबर में इन्होंने भारत में आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1947 में इन्होंने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। वहाँ से आतंकवादी इकट्ठे किए, थोड़ा बहुत सेना थी अपनी, और भारत पे कश्मीर वाले पार्ट पे इन्होंने अटैक कर दिया। ये कश्मीर वाला पार्ट है आपका, इधर इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने भारत पर अटैक कर दिया और ये घुस गए यहाँ तक, जिसे आप पीओके लगभग, और श्रीनगर एयरपोर्ट को भी ये कब्जा करने वाले थे, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे बोलते हैं आप, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। यही वो कहानी है जब पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा किया था, ठीक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। अब हरि सिंह की आफत आ जाएगी, वो बोलेगा अब क्या करूं। तो हरि सिंह दौड़ दौड़ के नेहरू जी के पास आता है, बोला बचा लो, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है तो ये तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप क्या करो, अपनी सेना भेजो और हमारी मदद करो।
यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भाव खाते हैं, बोलते तू तो बोल रहा था हम स्वतंत्र होंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, अब क्या हो गया? तो बोला मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब पटेल जी के पास जाओ। अब हरि सिंह दा मतलब गढ़वाली में तेजी से भागने को बोलते हैं। हरि सिंह पटेल जी के पास जाते हैं और पटेल जी से रिक्वेस्ट करते हैं हमें बचा लो, पाकिस्तान का कबायली अटैक हो चुका है और आप अपनी आर्मी भेजो वहाँ पर। तो यहाँ पे पटेल जी बोलते हैं हाँ भाई निकल गई हेकड़ी, आप तो बोल रहे थे हम स्वतंत्र रहेंगे। तो पटेल जी ने यहाँ पर एक गेम खेला, बोला एक ही शर्त पे तुम्हारी मदद करेंगे, क्या करो? पहले भारत विलय पर हस्ताक्षर करो। और इस प्रकार कश्मीर ने भारत विलय पर हस्ताक्षर किए, भारत विलय पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, और कश्मीर भी भारत का पार्ट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों देशी रियासतें भारत में हमने शामिल कर ली। हैदराबाद को हमने शामिल किया पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को हमने शामिल किया जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा, और कश्मीर को हमने शामिल किया भारत विलय पर हस्ताक्षर करके। अब इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, ठीक है, अब इंडिया ने अपनी आर्मी भेज दी पाकिस्तान से युद्ध के लिए। ठीक है, तो तब तक पाकिस्तान यहां तक आ चुका है, इसने इतना पीओके जो इतना कश्मीर इसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे अटैक करने वाले हैं, पूरे उसमें भी घुसने वाले, तब तक वहां इंडियन आर्मी चली जाएगी, और इंडियन आर्मी इतनी गंदी तरह इन्हें पीटेगी कि इन्हें क्या कर देगी? लास्ट में भगा देगी। तो यहीं पर एक हीरो निकल के आते हैं, ये आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन है। यहीं पर इसी युद्ध में भारत पाक, ये जो 1947 में युद्ध हुआ, इसी में एक हीरो निकलकर सामने आते हैं, उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, आपको ये याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो आपका आंसर होगा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? ये मेजर सोमनाथ शर्मा है। ठीक है, परमवीर चक्र युद्ध क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, वो क्या है? परमवीर चक्र। तो भारत का पहला परमवीर चक्र जो मिला वो मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को। और ये किस रेजिमेंट के थे? अगला क्वेश्चन आएगा, ये किस रेजिमेंट के थे? ये तो आपकी कुमाऊं रेजिमेंट के थे। तो भारत का पहला परमवीर चक्र आपकी कुमाऊं रेजिमेंट को मिला, और कुमाऊं रेजिमेंट किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को। याद रखना, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को। वो किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना। इंडियन आर्मी के बारे में आपको पता है, जिन्होंने कारगिल युद्ध, एक हारा हुआ युद्ध, कारगिल युद्ध जब मैं आपको गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि एक हारा हुआ युद्ध इस इंडियन आर्मी ने कैसे जीत लिया। क्योंकि इसके पास कौन है? इसके पास मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर सूबेदार योगेंद्र यादव जैसे वीर पड़े हैं, है ना। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, जब ये कबायली अटैक होगा तो इनका हॉकी खेलते टाइम हाथ टूट रखा है, एक हाथ इनका टूट रखा है, पर वही भारतीय सेना, जज्बे को सलाम है इनके। तो इन्होंने बोला मैं युद्ध में करने जाऊंगा। अब एक हाथ टूट रखा है, आप युद्ध करने कैसे जाओगे? ठीक है, पर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं युद्ध करने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। एट लास्ट में इनको सेना के अधिकारियों ने बोला जाओ भाई युद्ध करने। तो इनको जो भेजा जाता है, एक सेफ साइड भेजा जाता है, क्योंकि हाथ टूटा हुआ है तो इनको ऐसी जगह भेजा जाता है जहां आतंकवादी कम हो। पर ये जाते हैं बड़गांव, बड़गांव कश्मीर में पड़ता है आपका, और ये जिस जगह जाते हैं उसी जगह क्या रहती हैं? आतंकवादी सारे घरों में छुपे रहते हैं। वहां कम से कम 700 से ज्यादा आतंकवादी थे उस बड़गांव में, और ये बेचारे 100-120। मेजर सोमनाथ शर्मा ऊपर से हाथ टूट रखा है, गोली वोली चला नहीं सकते, पर आदेश पूरा दे रहे हैं। ठीक है, एक हाथ से भी युद्ध कर रहे हैं। तो वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो ये देखते हैं 700 से 800 आतंकवादी छुपे हुए हैं। ठीक है, और ये कम से कम 100-120 के करीबन है, 100 भी मुश्किल से रहे होंगे। पर इन्हें कम से कम 6 घंटे तक इनको रोक के रखना था, ताकि ये आगे ना बढ़े, कश्मीर हवाई अड्डे पर ना बढ़े, श्रीनगर एयरपोर्ट पे ना जाएं। तो 6 घंटे तक इनको रोक के रखना था। तो कहा जाता है उस दिन वहां पर जो युद्ध हुआ, एक भारतीय सैनिक ने कम से कम 10-10, 20-20 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा। ठीक है, तो एट लास्ट में मेजर सोमनाथ शर्मा कामयाब हो जाते हैं इनको 6 घंटे रोकने में। पर यहाँ पर हमारे सभी सैनिक क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब हमारे सैनिक शहीद होने लग गए तो एट लास्ट में LMG को थामते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, और एक हाथ से ही युद्ध करते हैं। तो जब 6 घंटे तक ये रोक लेते हैं, उसके बाद जब इनके शव ढूंढे जाते हैं तो इनका शव भी नहीं मिलता है मेजर सोमनाथ शर्मा का, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गोलियां लग चुकी हैं कि शरीर पहचानना भी मुश्किल है।
तो तब इनका पता चलता है कि इनकी जो ऊपर वाली जेब है वहाँ पे भगवत गीता रखते थे ये, तो तब भगवत गीता के आधार पर इनको ढूंढा गया, है ना। और इस प्रकार सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र दिया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा को। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि जो परमवीर चक्र का डिज़ाइन है, जो परमवीर चक्र का डिज़ाइन है वो इन्हीं की भाभी ने तैयार किया था, है ना। उनको क्या पता था कि जिस परमवीर चक्र को मैं डिज़ाइन कर रही हूँ मेरे देवर को मिलेगा, हमारे परिवार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, कभी कभी आपके मन में आता होगा यार 1947-48 में कैसे परमवीर चक्र मिल गया, तो वो इसीलिए परमवीर चक्र मिला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो हरि सिंह ने फिर भारत विलय पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद इंडियन आर्मी जाएगी और इनको क्या कर देगी, पीछे खड़ी देगी। अब जब तक इनको यहाँ तक लाते हैं खदेड़ के, तब तक पाकिस्तान यूएनओ चला जाएगा, बोलेगा भाई ये तो हमारा पार्ट है और बाकी भारत हमसे छीनना चाह रहा है ना, ये मुसलमान वाला एरिया। तो यूएनओ क्या करता है, यहाँ पे भारत को मना कर देता है, भाई आप पीछे हट जाओ, आप यहाँ पे। इसीलिए जो ये पीओके है ये पाकिस्तान के कब्जे में, नहीं तो भारत चाहे तो आधे घंटे में इसको निकाल ले वापस, पर यहाँ पर यूएनओ बीच में आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि अगर भारत वहाँ अटैक करेगा तो भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, इतना जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास है 1947 से, जब उन्होंने अटैक किया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने तीनों देशी रियासतों का क्या कर दिया, भारत में विलय कर दिया। तो इस प्रकार भारत में 552 देशी रियासतों का विलय होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रवक्ता में आपका क्वेश्चन आया था मार्च में, जो 2021 में पेपर हुआ था, उसने पूछा था कि 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था कि वर्तमान में भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। प्रेजेंट टाइम में ग्रुप ए में 28 राज्य, ग्रुप बी में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और ग्रुप सी में अर्जित राज्य हैं जो 0 है हमारे पास। वैसे ही आपको याद रखना है, ये अभी 2021 में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में कि 26 जनवरी 1950 को भारत में कितने प्रकार के राज्य थे। तो भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। तो याद रखना, ग्रुप ए में 9 राज्य, ग्रुप बी में 9 राज्य, ग्रुप सी में 10 राज्य और ग्रुप डी में 1 यूटी थे हमारे पास उस टाइम, 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक ही राज्य, एक ही केंद्र शासित प्रदेश था आपके पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे पास 4 प्रकार के राज्य थे, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप ए में थे आपके 9, ग्रुप बी में थे 9, ग्रुप सी में थे 10 और ग्रुप डी में थे एक क्या थी, यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यही प्रवक्ता में पूछा था कि ग्रुप सी में कितने राज्य थे हमारे पास, तो आपको याद रखना है ग्रुप सी में 10 राज्य थे, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में क्या होता है, देशी रियासतों का विलय होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा काम, अभी भारत में पंगा शांत नहीं हुआ। अब देखो अब क्या होगा, अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। अब क्या होगा भारत में, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन। अब क्या होगा, अब देखो जब भारत आजाद होता है ना, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। और पहले क्या था, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये एक ही राज्य थे, गुजरात और महाराष्ट्र ये एक ही राज्य थे। तो इन राज्यों में ये मांग उठने लग गई कि हमें भाषा के आधार पे क्या करो, आप अलग अलग कर दो। जहाँ मराठी बोलने वाले हैं उसे महाराष्ट्र बना दो, जहाँ गुजराती बोलने वाले हैं वहाँ गुजरात बना लो, जहाँ तेलुगु बोलने वाले हैं वहाँ आंध्र प्रदेश बना लो, जहाँ तमिल बोलने वाले हैं वहाँ तमिलनाडु बना लो, ठीक है। तो ये मांग आज़ादी से उठ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी उस टाइम अंतरिम सरकार होगी वो एक आयोग बनाएगी, ठीक है। उस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग। आयोग का मतलब आपको पता है कमेटी, 2-3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो जांच करती है। तो आपको यहां से याद रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए, राज्यों को पृथक करने के लिए पहला आयोग कौन सा बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए जो पहला आयोग बनाया गया उसका नाम था एस.के. धर आयोग, ठीक है। ये 1948 में बनता है, अपनी रिपोर्ट सौंपता है भारत सरकार को, अंतरिम सरकार जो थी उस टाइम, है ना।
तो 1948 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा एस.के. धर आयोग, और ये भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए मना कर देगा। बोलेगा भाषा के आधार पर भारत का कोई राज्य अलग नहीं होगा। ठीक हो गया। तो याद रखना है पहली बात कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए, ठीक है, जैसे हम बोले कि जो गढ़वाली भाषा वाला है उसे गढ़वाल राज्य बना दो, जो कुमाऊं वाला है उसे कुमाऊनी राज्य बना दो, जहां जो भाषा बोली जा रही है उन राज्यों को अलग अलग कर दो। ठीक है। तो भाषा के आधार पर राज्यों को पृथक करने के लिए जो पहला आयोग बना उसका नाम था एस.के. धर आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, एस.के. धर आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसने बोला भाषा के आधार पर हम राज्यों को अलग नहीं करेंगे। ठीक हो गया। जब ये मना कर देंगे तो वहां राज्यों में क्या हो जाएगा? वो नाराज हो जाएंगे, आंदोलन करने लगेंगे। फिर क्या करते हैं, एक और आयोग बनाया जाता है, उस आयोग का नाम था जेवीपी आयोग। 1948 में ही दूसरा आयोग बनेगा जेवीपी आयोग। ठीक है। ये जेवीपी क्या था? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से क्या था? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या था? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये याद रखने आपने, इन तीन लोगों की अध्यक्षता में एक आयोग और बनता है जिसका नाम था जेवीपी आयोग। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। एस.के. धर आयोग के बाद जो दूसरा आयोग बनेगा उसका नाम होगा जेवीपी आयोग। ये भी 1948 में बनेगा। ये आयोग भी बोलेगा कि हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों को अलग नहीं करेंगे। लो, दोनों आयोगों ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर हम भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। तो ये पहली दो बातें आपने याद रखनी है। पहला पूछेगा भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, या पहला आयोग कौन बना, तो वो आपका एस.के. धर आयोग था। इस आयोग ने क्या कर दिया? इस आयोग ने मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को अलग नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा आयोग बनेगा जिसका नाम होगा जेवीपी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये आयोग भी मना कर देगा कि हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों को अलग नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब ये दोनों आयोग मना कर देंगे तो वहां जो होगा आपका, खासकर साउथ इंडिया में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया होगा, वहां भयंकर आंदोलन चलते हैं। और उसी आंदोलन में एक आदमी होंगे जिनका नाम होगा पुट्टी श्रीरामुलु। इनका नाम होगा पुट्टी श्रीरामुलु। तो पुट्टी श्रीरामुलु क्या करेंगे, ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे कि हमें अलग नहीं कर रहे हो, आप दोनों आयोगों ने मना कर दिया। तो ये पुट्टी श्रीरामुलु क्या करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होगी पूरे साउथ इंडिया में दंगे शुरू हो जाएंगे, है ना। सब सरकार को गाली लेने लगेंगे। इसीलिए हमने देश आजाद करवाया था कि ऐसा ऐसा हो हमारे साथ। तो सरकार की आ गई नाक में आफत आ गई सरकार की। तो क्या क्या हुआ समझ गए ना। पहले एस.के. धर आयोग, सबसे पहले उसने मना कर दिया। फिर जेवीपी आयोग, इसने भी मना कर दिया। जब दोनों आयोग मना कर देंगे तो पुट्टी श्रीरामुलु एक आदमी होंगे जो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद पूरे दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में भयंकर दंगे शुरू हो जाएंगे। अब जब भारत सरकार को ये लगने लग गया कि हमने क्या कर दिया, गलती हो चुकी है और इनकी मृत्यु हो गई और वहां दंगे शुरू हो गए हैं, तो आनन फानन में मजबूरी में भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य गठित हुआ। 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित होगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश का 1953 में। ठीक है। इसको किससे अलग किया जाएगा, तो इसको तमिलनाडु से अलग किया जाएगा, है ना। पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही थे। ठीक है। जो तमिल बोलने वाले थे वो रह गए तमिलनाडु में, और जो तेलुगु बोलने वाले थे उनके लिए बना दिया
आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में पहले राज्य का निर्माण। ठीक है, एसके धर आयोग, फिर जेबीपी आयोग, दोनों आयोग मना कर देंगे। उसके बाद पुट्टी श्री रामुलु क्या कर देंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है पूरे दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो जाते हैं और मजबूरी में भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य अलग करना पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसको किससे अलग किया, तमिलनाडु से अलग किया। ठीक हो गया, चलो भाई, तो ये हो गया भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बनाएंगे तो आपको पता है भारतीयों की आदत क्या है, सरी करनी। गढ़वाली में नकल करने को बोलता है सरी करी, सरी मती दुनिया मरी की। ठीक है, एक दूसरे की नकल ही करते हैं हम भारतीय लोग। एक ने कुछ कर लिया तो हम भी दूसरा वही करते हैं। आप देखो कोई भी ट्रेंड आता होगा तो सब उसी को लग जाते हैं, है ना। कोई आप देखते हो कोई गाने का ट्रेंड है तो हर जगह वही गाना बजता है, जब तक कि आप परेशान हो जाए, आपके कानों से खून न निकल जाए। तो ऐसे ही क्या हो गया, जब आंध्र प्रदेश को अलग किया तो अगल बगल वाले राज्य भी बोलने लगे हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो। भारत सरकार ने बोला ये नहीं आता। तो फिर जब अगल बगल वाले राज्य बोलेंगे कि हमें भी अलग करो, तब भारत सरकार क्या करेगी, एक नया आयोग बनाएगी। उस आयोग का नाम होगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। देखो भाई, जो उस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा उसी के नाम पर क्या पड़ता है, आयोग का नाम पड़ता है। ठीक है, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा फजल अली आयोग। तो 1953 में, ठीक है, जब आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाएगा तो अगल बगल वाले राज्य बोलेंगे हमें भी अलग करो। ठीक है, तो हमें भी अलग करो, तो तब क्या होगा, एक नया आयोग बनाया जाएगा, तीसरा आयोग बनाया जाएगा, फजल अली आयोग। तो भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए आजादी के बाद एक नया आयोग बनेगा, या संविधान लागू होने के बाद एक और नया आयोग बनेगा, उसका नाम होगा फजल अली आयोग। तो पूछेगा फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। अब इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो फजल अली खुद ही हो गए, पहले तो फजल अली खुद हो गए। दूसरे थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, HG कुंजरू है इनका नाम। ठीक है, और तीसरे आदमी थे आपके M पणिक्कर, KM पणिक्कर। ठीक है, तो फजल अली आयोग में आपसे पूछेगा कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। फजल अली जो सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम जज थे, ठीक है, ये अध्यक्ष होंगे, इनके साथ होंगे हृदयनाथ कुंजरू और इनके साथ होंगे M पणिक्कर। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश को बना दिया। तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा भारत सरकार को 1956 में। ठीक है, बना कब, 1953 में। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, 1956 में। और अब फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश देगा, बोलेगा जल्दी से जल्दी जो जो राज्य बोल रहे हैं भाषा के आधार पर अलग होने के लिए, फटाफट अलग करो इनको, क्योंकि ये दंगे करते रहेंगे। ठीक है, और एक सिफारिश इन्होंने ये करी कि एक राज्य एक भाषा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। भले हम भाषा के आधार पर आप लोगों को अलग कर रहे हैं, भले हम भाषा के आधार पर आपको अलग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य एक ही भाषा होगी, है ना। जैसे आप महाराष्ट्र में देखते हो कि वहाँ जो भी जाएगा वो मराठी ही बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाला भी जाएगा, बंगाली बोलने वाला भी जाएगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी सब लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम भाषा के आधार पर तो अलग कर रहे हैं आपको, पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक ही भाषा बोली जाएगी, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 1956 में फजल अली अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और भारत सरकार को बोलेगा जो जो राज्य अलग होना चाहते हैं उन्हें फटाफट क्या कर दो, अलग कर दो। और इस प्रकार फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत का पहला राज्य जो अलग होगा वो 1960 में गुजरात बनेगा। ठीक है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद, यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953। फिर आपसे पूछेगा फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पे, तो वो गुजरात था। इसको अलग किया गया कहाँ से, महाराष्ट्र से। इसको कहाँ से अलग किया गया, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो जो मराठी बोलने वाले थे वो रह गए महाराष्ट्र में, और जो गुजराती बोलने वाले थे वो आ गए गुजरात में। याद रखना, आपसे राज्यों का गठन भी पूछेगा, ये किस राज्य का गठन कब हुआ। ठीक हो गया, तो इस प्रकार भाषा के आधार पर भारत के 2 राज्य बने। 1953 में बना आंध्र प्रदेश, जिसको तमिलनाडु से अलग किया, और 1960 में बना गुजरात, जिसे महाराष्ट्र से हमने
अलग किया। ठीक हो गया। तो वहां से हमने शुरू किया था कि सबसे पहले एसके धर आयोग, फिर जेबीपी आयोग, फिर दोनों आयोग मना कर देंगे तो फिर श्री राम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये प्राण त्याग देंगे। जब ये प्राण त्यागेंगे तो दक्षिण भारत में दंगे हो जाएंगे। तो मजबूरी में 1953 में भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ता है जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश अलग होगा तो अगल बगल वाले राज्य भी बोलेंगे हमें भी अलग करो। फिर भारत सरकार क्या करेगी, फजल अली आयोग बनाएगी। फजल अली आयोग कब बना, 1953 में। इसमें कौन कौन थे, तो फजल अली अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिक्कर। ठीक हो गया। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, 1956 में। और इस प्रकार फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, वो गुजरात था 1960 में। ठीक है। तो ये था देशी रियासतों का विलय। ठीक है। वहां पे मेजर सोमनाथ शर्मा जरूर याद रखना। ठीक है। हैदराबाद को कैसे मिलाया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया, कश्मीर को कैसे मिलाया। ठीक हो गया। चलो, तो ये था आपकी भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना। ठीक है। अब एक और दिक्कत आई। एक और दिक्कत क्या आई, जो आपका पंजाब था पहले, वो क्या था पहले, पेप्सू। पंजाब जो था पहले उसका नाम था पेप्सू। पेप्सू क्या था, पंजाब, सॉरी, इसका नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये था पंजाब का पहला नाम। क्या था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, है ना। अब इस पेप्सू को भी मांग उठने लगी, इसको भी क्या करो, अलग करो। तो इसके लिए भारत सरकार 1956 में एक आयोग बनाएगा जिसका नाम था शाह आयोग। इससे आयोग आपसे नहीं पूछता, पर मैं आपको बता रहा हूं 1956 में। ठीक है, पेप्सू को अलग करने के लिए। तो पेप्सू क्या है, पहले पेप्सू की फुल फॉर्म याद रखना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब इस पेप्सू को तोड़ा जाएगा। ठीक है। तो पेप्सू को तोड़ा जाएगा 1966 में। पेप्सू को तोड़ा जाएगा 1966 में। ठीक है। तो 1966 में कैसे कैसे तोड़ा जाएगा, पंजाब तो रहेगा ही रहेगा, जब पंजाबी बोलने वाले होंगे पंजाब। यहां से एक पहाड़ी राज्य निकाला जाएगा जिसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश। एक पहाड़ी राज्य जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1966 में। ठीक है। दूसरा यहां से निकाला जाएगा हरियाणा। तो आपसे पूछेगा जो हिंदी भाषी राज्य था हरियाणा का गठन कब हुआ, तो 1966 में। ठीक है। पेप्सू को तोड़ रहे हैं हम। पेप्सू पंजाब तो हो ही गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य था पेप्सू से वो निकाला गया हिमाचल प्रदेश। जो हिंदी भाषी राज्य था वो निकाला गया आपका हरियाणा। ठीक है। और बीच में एक छोटा सा जगह बची, वो थी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को हमने क्या बना दिया, यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक हो गया। तो देखो 5 राज्य कितनी इजीली आपको याद हो गए। 1953 में आंध्र प्रदेश, 1960 में गुजरात, 1966 में हिमाचल प्रदेश, 1966 में हरियाणा, और चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया, तो 1966 में। ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमने पेप्सू को भी तोड़ दिया। ठीक है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसके लिए शाह आयोग बनाया। शाह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, बोलेगा तुरंत अलग करो। तो उससे एक पहाड़ी राज्य निकाला जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक हिंदी भाषी राज्य निकाला जाएगा जिसका नाम होगा हरियाणा, और एक यूटी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा आपका चंडीगढ़। ठीक हो गया। तो इतना मेरे को होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमारे पास बस एक क्वेश्चन और बचता है भाग 1 में, वो था आपका सिक्किम वाला पार्ट। ठीक है। अब देखो सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया, क्योंकि सिक्किम क्या है, एक तरह से अलग ही है पूरा। ठीक है। तो 1959 में चीन अटैक कर देगा तिब्बत पे। चीन तिब्बत पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, है ना। आपको पता है जो तिब्बत है वो चीन के अंडर में है, चीन वालों ने कब्जा कर रखा है, और तिब्बत के सारे लोग भारत में माइग्रेट होकर आ रखे हैं, है ना। आपने यहाँ देहरादून में तिब्बती मार्केट देखो, कई जगह देखा होगा आपने। तो ये सारे तिब्बत से माइग्रेट होकर आ रखे हैं। ये अपनी सरकार चलाते हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। इनका जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कहाँ बैठते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बैठते हैं। भारत ने इनको शरण दे रखी है। तो यहाँ पर सिक्किम को लगता है भाई चीन हम पे भी कभी भी अटैक कर सकता है ना, और हम पे अटैक करेगा साले हमको भी ऐसे ही भागना पड़ेगा इधर उधर। तो इन्होंने बोला क्यों ना हम भारत में शामिल हो जाएं। सिक्किम ने क्या बोला, हम भारत में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो ये भारत सरकार से पूछेंगे भाई हम आपके अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने बोला बिल्कुल आप भारत में शामिल हो जाइए। पर सिक्किम डर रहा था कि कहीं चीन वालों की तरह ना करें भारत वाले हमारे साथ, कि हमें भागना इधर उधर पड़े।
तो चीन सिक्किम वाले भारत वालों से बोलेंगे पहले हम ट्राई करेंगे जी आपको, है ना, पहले हम देखेंगे कि आप हमारा ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे, 1 साल तक हम ये ट्राई करेंगे। तो उन्होंने, भारत सरकार ने बोला ठीक है भाई ट्राई कर लो। तो यहाँ पर मैंने बोला था जब भी किसी नए राज्य का निर्माण करना होगा, किन्हीं राज्यों को आपस में मिलाना होगा या किसी बाहर के राज्यों को अपने राज्य में मिलाना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, संसद की पावर चाहिए। तो यहाँ पर संसद क्या करेगी, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब भी संविधान से कोई नई चीज जोड़नी होती है या पुरानी चीज हटानी होती है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक हो गया। तो 35वां संविधान संशोधन होगा 1974 में। ठीक है, सरकार क्या करेगी, संसद क्या करेगी, 35वां संविधान संशोधन करेगी 1974 में, और सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सह राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सह राज्य मतलब कि हमारी छत्रछाया में 1 साल तक ट्राई कर लो कि भारत कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, तुम्हें भारत में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सिक्किम ये करेगा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आपका आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। अब 1 साल तक सिक्किम भारत में रहेगा, सह राज्य की तरह रहेगा, देखेगा भारत सरकार अच्छा व्यवहार कर रही है, भारत में रहना हमारे लिए सेफ है। तो फिर अब फाइनली क्या होगा, संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया जाएगा। 36वां संविधान संशोधन किया जाएगा 1975 में, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब पूरी तरह भारत का पूर्ण राज्य। पहले गर्लफ्रेंड थी सिक्किम, ठीक है, भारत की, उसके बाद शादी हो गई, प्रॉपर पूरा कागजात मिल गए उसको। ठीक हो गया। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार फिर से एक अखंड भारतवर्ष का निर्माण किया जाता है। अलग अलग राज्य आगे भी फॉर्म होंगे, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो आप बुक से भी देख सकते हैं। पर मेन ये था कि देशी रियासतों को कैसे मिलाया गया। सबसे पहले हमने अखंड भारत को कैसे तोड़ा गया, 1893 में अफगानिस्तान, फिर 1935 में बर्मा, फिर 1947 में पाकिस्तान। उसके बाद देशी रियासतों को कैसे मिलाया, उसके बाद भाषा के आधार पर कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और सबसे लास्ट वाला टॉपिक था आपका कि सिक्किम वाला, कि सिक्किम को पहले 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, इसे भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया है ना। पहले भारत की सह राज्य का मतलब हमारी छत्रछाया में 1 साल तक सिक्किम देखेगा कि भारत वाले सही हैं गलत हैं कैसे हैं, उसके बाद सिक्किम को विश्वास हो जाएगा और संविधान में किया जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका संविधान का भाग 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो वीडियो पूरी देखें, अच्छे से देखें, इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अब अगले टर्म में हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार।